शुरू हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या जमीन निगल गई कि आसमान खा गया, इतने ज्यादा लोग, इतने तरीके के मछुआरे, इतने तरह के जहाज, इतने सारे कोस्ट, अरे कहीं तो गिरा होगा, कहीं तो मिला होगा। विचार कीजिएगा, यदि कभी कोई भी भारत का सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए रॉकेट जाते हैं, उनके भी डेब्रिस जब पानी में आते हैं तो तैर करके वो कोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो कोई तो कोस्ट ऐसा होगा जिस पर ये पहुंचा होगा। नहीं साहब, जब नहीं कोई भी बात निकली तो लोगों ने थ्योरीज लगाना शुरू किया। थ्योरीज में सबसे ऊपर की जो थ्योरी बनकर आई वो ये थी कि कभी कोई विमान अगर रडार की रीच में ना आए तो क्या कारण हो सकता है। तो बोले तरीका यही हो सकता है कि एक विमान के ऊपर दूसरा विमान उड़कर निकल जाए, यानी कि जानबूझकर कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार की कहानी कर रहा हो कि एक विमान उड़ रहा है और MH370 को कोई उसी विमान के ऊपर उसी की छाया में उड़ा करके ले जाए। रडार तो नीचे से रेडियो वेव्स फेंक रहा है, रडार को तो एक ही विमान दिखाई देगा, दूसरा विमान जो उसकी शैडो में निकलता जा रहा है वो उसे दिखाई नहीं देगा। पर बोले ऐसा करने के लिए कोई बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेंड आदमी ही चाहिए होगा। इस बात पर और संदेह होने लगा कि कोई व्यक्ति जानबूझकर ट्रांसपॉन्डर बंद क्यों करेगा, जबकि उसे पता है कि कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपॉन्डर ही जरूरी है। इसका मतलब उस विमान में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा विराजमान था जिसने जानबूझकर ट्रांसपॉन्डर बंद किए और वो जानबूझकर अपने एक्सपर्ट तरीके से उस विमान को दूसरे विमान के ऊपर उड़ाते हुए दुनिया के किसी अज्ञात कोने पर लेकर के निकल गया। अब जब बातें इस तरह की होने लगी तो फिर कहा कि कौन ले जा सकता है। तो बोले हो सकता है कि अमेरिका की नौसेना उसे अपने कब्जे में ले ली हो। बोले ऐसा क्यों हो सकता है। बोले दुनिया भर में अमेरिका के लगभग 750 बेसेस हैं, 80 कंट्रीज में अमेरिका की नौसेना फैली हुई है, अमेरिका के सेना के ठिकाने हैं। हो सकता है अमेरिका कुछ लोगों के ऊपर शक रखता हो कि ये चाइनीज हैं, कुछ गड़बड़ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें वो अपने किसी बेस पर जाके उतार लिया हो। साथियों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका ने दुनिया भर के देशों में अपने अड्डे बनाए हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अड्डे उसके जापान के अंदर हैं। यूएस ट्रुप्स बड़ी मात्रा में जापान रहती। बोले कहीं ना कहीं ये उतार करके ले गया हो। ये एक थ्योरी थी। एक दूसरी थ्योरी निकली और वो ये थी कि हो सकता है कि इसके पायलट ने खुदकुशी कर ली हो, आत्महत्या कर ली हो। बोले ऐसा क्यों हो गया। बोले असल में वो जो पायलट था ना, वो एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता था जिसके नेता जहारी अहमद थे। जहारी अहमद जो पायलट था इसका, और जहारी अहमद जो है ना वो एक सियासी पार्टी का समर्थक था जिसके नेता थे अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम को उसी 7 मार्च के दिन 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उस समय पायलट उसी जगह उपस्थित था। वो अपने नेता को मिली हुई इस सजा से बड़ा व्यथित था और जब वो विमान उड़ाकर ले जा रहा था तो हो सकता है कि उसने विमान के ट्रांसपॉन्डर को ऑफ करके खुद को गोली मार ली हो और वो विमान वहीं पर ही गायब हो गया हो। इसके पीछे भी स्टोरी लगाई गई कि विमान को अगर एक नियत ऊंचाई से ऊपर की तरफ गति दे दी जाए तो वो कुछ ही समय में कम दाब के क्षेत्र में जाते जाते एयर प्रेशर हवा में कम हो जाएगा और ऐसी स्थिति में विमान का अगर ब्लास्ट भी होता है तो संभव है कि बहुत ही कम टुकड़े दिखाई दें, बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में वो बट जाए और उस व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली हो। तो बोले ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरा कयास था कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तीसरा कयास में यही जोड़ा गया कि बहुत अधिक ऊंचाई तक अगर पायलट उसको उड़ा करके ले जाए तो ऑक्सीजन मास्क ना पहनने पर पायलट तो जाएगा ही, जो साथ में बैठे हुए यात्री हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता है। एक और जानकारी यहां पर थ्योरीज के अंदर निकल के आई कि हो सकता है किसी ने उसकी पायरेसी की हो। अच्छा, पायरेसी के बारे में भी अपन लोग कई बार सुनते हैं कि इंटरनेट पर अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा डार्क वेब कल्चर है जहां पर आपको सेकंड हैंड विमान भी मिल सकते हैं। सेकंड हैंड विमान मिल सकते हैं यानी कि आपको मिसाइल चाहिए, विमान चाहिए, सब चीजें मिल सकती हैं। तो बोले वहां पर कोई विमान कैसे पहुंचता होगा। तो निश्चित ही कोई व्यक्ति इनकी चोरी करता होगा। तो हो सकता है कि इस विमान को चुरा कर कहीं ले जाया गया हो और उसे किसी गुप्त स्थान पर उतार लिया गया हो। तो बोले गुप्त स्थान पर उतार लिया गया हो, इसके क्या कयास है। बोले इसके कयास यूं हैं कि इंडियन ओशियन में ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनमें सेकंड वर्ल्ड वॉर पर एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, लेकिन आज वो बैरन है, वहां कोई नहीं रहता। वर्ल्ड वॉर के समय टेंपरेरी रूप से एयर स्ट्रिप्स बनाई गई थी। हो सकता है कि उन एयर स्ट्रिप्स पर उसे उतारा गया हो और उसी पायरेसी वाले व्यक्ति के द्वारा उतारा गया हो। उन एयर स्ट्रिप्स पर जहां कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, उन आइलैंड्स पर अगर उसे उतार दिया जाए तो विमान खराब रास्ते पर भी उतर सकता है। बोइंग 777 ऐसा विमान है। तो यह भी एक कयास लगाया जाना शुरू हुआ। कुछ ने कहा हो सकता है कि यह आपराधिक साजिश का शिकार हुआ हो, किसी ने कहा हो सकता है उसमें बम धमाका हुआ हो सकता है उसमें कोई संदिग्ध मुसाफिर बैठा हो। तमाम बातें चली रही थी। अचानक 2015 में एक न्यूज फ्लोट होती है और उस न्यूज में आता है कि फ्लाइट MH370 का एक डेब्रिस यानी कि एक कचरा रीयूनियन कोस्ट के ऊपर मिलता है। अब ये रीयूनियन कोस्ट कहां है। इंडियन ओशियन में अगर आप इंडिया से अफ्रीका की तरफ चलते हैं तो मेडागास्कर के पूर्व की तरफ एक आइलैंड है जिसका नाम रीयूनियन आइलैंड है। आप यहां देख सकते हैं, ये रहा रीयूनियन, मॉरिशस के बिल्कुल नजदीक। तो रीयूनियन आइलैंड पर कुछ इस प्रकार की एक संरचना पड़ी हुई दिखाई दी। जब ये संरचना पड़ी हुई दिखाई दी तो लोगों का दिमाग एकदम झन्ना गया कि यार ये संरचना, विमान गायब हुआ था यहां पर
पर, और जो जानकारी मिल रही है जो ये फ्लैपरॉन की, ये यहां से बहुत दूर जाकर के मिल रही है, मतलब यहां से डेब्रिस यहां पर मिला है। तो बोले ये कैसे संभव है कि इतना दूर ये विमान पहुंच गया हो? तो बोले हो सकता है कि उसे वहां पर बहुत नीचे ले जाकर उतारा गया हो। बोले अगर रास्ते में कहीं ब्लास्ट हुआ होता तो इतना बड़ा फ्लैपरॉन उसका नहीं मिलता। बाय द वे, फ्लैपरॉन को रियूनियन आइलैंड पर रिकवर किया गया और इसको खुद फ्रांस ने, जो बोइंग निर्माता है, उसने कंफर्म करते हुए कहा कि हां ये फ्लैपरॉन बोइंग 77 का ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो बोइंग 77 है उनमें से केवल एक ही मिसिंग है और उसी बोइंग का यह मटेरियल है। यह फ्रांस ने कंफर्म किया। इसके ऊपर न्यूज चलना शुरू हुई। कहा गया कि यह पूरी तरह से मतलब जचने वाली बात नहीं है। जचने वाली बात नहीं है से बोले क्या मतलब है? बोले हो सकता है कि यह विमान जब उड़ा हो तो जानबूझकर रियूनियन आइलैंड के आसपास इसने लैंड किया हो, और लैंड जब उसने बहुत नीचे से किया है तभी संभव है कि यह फ्लैपरॉन यहां पर इस प्रकार से पड़ा हुआ मिला हो। अदरवाइज ऊंचाई पर अगर यह ब्लास्ट हुआ होता तो फ्लैपरॉन इतनी बड़ी, मतलब इतनी बृहद आकार के रूप में नहीं मिलता, इतने छोटे टुकड़ों में मिलता, मतलब इस तरह से नहीं मिलता। तो बोले फिर इसके पीछे फिर से कॉन्स्पिरेसी है कि हो सकता है जिन्होंने MH370 को चुराया हो वो जानबूझकर रियूनियन आइलैंड पर फ्लैपरॉन फेंक गए हो, यानी कि विमान के उड़ते समय जो विमान की दिशा को ऊपर नीचे करने में काम आने वाली यूनिट है, तो बोले वो वहां से उस टुकड़े को फेंक कर चले गए हो, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जाते हो कि हां ये यहीं आसपास ढूंढा हो। तो भाई साहब जैसे ये हुआ, लोगों ने फिर से इसी के आसपास इसको ढूंढना शुरू कर दिया कि यार इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये यहीं गायब हुआ है, चलिए इसको इसी के आसपास ढूंढा जाए। लोग भाई साहब इसके आसपास सर्च लगाना शुरू कर दिए। 2015 में इसको लेकर के उम्मीदें बंधना शुरू हुई। लोग इमोशनल प्रोटेस्ट करने लगे कि अरे अब तो उसका फ्लैपरॉन भी मिल गया, पता चल गया कि वो रियूनियन अफ्रीका के आसपास गिरा है, जाकर उसे ढूंढो। दुनिया फिर से ढूंढने निकल पड़ी। MH370 को ढूंढने का जो 2015 में प्रयास शुरू हुआ, फाइनली उसे 2017 में फिर से रोक दिया गया कि भाई 2 साल ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिला, कृपया करके हमें माफ करें। लेकिन जिनके अपने खोते हैं उन्हें चैन कहां होता है? निश्चित ही उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें आखिरी तक जवाब चाहिए होता है कि कहां गए मेरे अपने। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक एजेंसी बाहर आई जिसका नाम था ओशन इन्फिनिटी। 2018 में इस ओशन इन्फिनिटी ने अपनी तरफ से कहा कि अब मैं किसी देश से इसे ढूंढने का कोई पैसा वसूलूंगी नहीं, मैं अपने स्तर पर इसे ढूंढूंगी। और इस कंपनी ने दावा किया कि मैं इसे ढूंढने के लिए अपने लेवल पर बहुत छोटे छोटे सबमरीन्स को पानी की गहराई में भेजूंगी और जहां पर कुछ मिलेगा तो ही मैं पैसा आपसे वसूलेंगे, अदरवाइज हम पैसा नहीं वसूलेंगे। ओशन इन्फिनिटी ने एक बड़ा सा जहाज तैयार किया, बहुत छोटे छोटे सबमरीन्स तैयार किए जो कि सी बेड के अंदर तक यानी पानी की तलहटी तक जाकर के उनके रेलिक्स को, उसके डेब्रिस को ढूंढने के लिए तैरना शुरू हुए पानी के अंदर। इस प्रकार का एक वृहद मशीन ओशन इन्फिनिटी ने पानी में उतारा। अमेरिका की यह कंपनी बिना कोई चार्ज लिए अपने वैज्ञानिकों के साथ रियूनियन आइलैंड के आसपास उन खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए अपने साथ इंजीनियर्स की और सबमरीन्स की इतनी सारी टीम ले जाकर पानी के किनारे पहुंचती है और पहुंच करके इस प्रकार से पानी के अंदर इन छोटे छोटे जो शिप के आकार के जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे फिश के आकार के जो आप देख रहे हैं, इन्हें सी बेड के नजदीक सबमरीन्स को भेजा जाता है और ढूंढा जाता है कि अगर तलहटी में कुछ भी टुकड़ा पड़ा मिलेगा तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि पानी के अंदर तल में जाकर के वो गया है। इन लोगों ने, इन वैज्ञानिकों ने दिन रात एक किए, बिना पैसे की उम्मीद के कि कुछ भी हो हम ढूंढेंगे, हम अपनी तरफ से तभी पैसा लेंगे जब इसके अंदर हमें कुछ सकारात्मकता मिलती है। ओशन इन्फिनिटी को कुछ भी नहीं मिला। फाइनली ओशन इन्फिनिटी ने भी अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए और कहा कि सॉरी सर, हमारे पास में कोई जानकारी नहीं मिली, हम पूरी तरह से एक तरह से स्पीचलेस हैं। दुनिया भर में तमाम प्रकार के जहाजों के जो टुकड़े टाकड़े आज तक मिले उन सबको MH370 से कलेक्ट करके अगर एक जगह भी जमा किया जाए तो वो कुल इतने से टुकड़े दिखाई देते हैं, बोले ये MH370 के टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन आज तक यह स्टोरी अपने आप में मिस्ट्री बनी हुई है। लोग आज तक यह नहीं जान पाए कि यह आफ्टर ऑल गया कहां। अगर कुछ भी होता तो कोई टुकड़ा तो जमीन के तल पर कोई मछुआरे को कहीं ना कहीं तो यह जानकारी मिलती, लेकिन कुछ नहीं मिली। तमाम समय पर लोग निकल निकल करके तस्वीरें दिखाकर बताते रहे, देखो हमें यह मिला है, हमें वो मिला है, लेकिन वो कुछ भी तरीके से MH370 से लिंक नहीं करता था। यहां पर कुछ लोगों की तरफ से यह बयान आने लगा कि हो सकता है कि उसे जानबूझकर गायब किया गया हो। इस बात पर लोगों का विश्वास और बढ़ने लगा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को एयर स्ट्रिप पर उतार कर ले जाए तो समुद्र में खोजने से क्या होगा। हो सकता है किसी अनजान जगह पर उस जैसे गाड़ियां चोरी हो जाती हैं और नाम बदलकर उन्हें उड़ा दिया जाता है, हो सकता है कि किसी गरीब देश के द्वारा इस प्रकार का विमान उड़ा दिया गया हो। तमाम प्रकार की कयासें लगाए जाना शुरू हुआ, लेकिन आज तक भी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर यह सबसे बड़ी मिस्ट्री है जो अभी तक 10 साल से लेकर अनसुलझी है। इसी पूरी कहानी के बीच में जो ओशन इन्फिनिटी 2018 में नाकाम रहा था वो वापस से जग गया है। वो वापस से जग करके कहने लगा है कि साहब मैं
फिर से इसे ढूंढने जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने 10 दिन की छानबीन में कुछ निकाल लाऊंगा, क्योंकि पहले की रिसर्च से मुझे कुछ जानकारी और तथ्य मिले थे, जिससे मेरे अंदर उम्मीद बची है कि MH370 वहां हो सकता है। इसी उम्मीद पर MH370 के अंदर जो लोग आज से 10 साल पहले 2014 में 8 मार्च के दिन यात्रा पर निकले थे, हम सब भी उन सभी दिवंगत आत्माओं को हम ये मानते हैं कि वो अगर जीवित हैं तब तो बहुत खुशी की बात है, और अगर वो जीवित नहीं है तो उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि सभी को उनका मुकाम प्राप्त हो। यदि ये जानकारी निकल कर भी आती है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा रहस्य से पर्दे से उठने के बराबर होगी। उम्मीदों के ऊपर दुनिया कायम है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सबकी ही ताकत हमें इस तरह का कंटेंट और अच्छे से रिसर्च करने की तरफ उत्साहित करती है। और आपके सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज भी नहीं लगता। वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पर अभी तक हमारे लिसनर्स में से 41.6% लिसनर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। गुजारिश है कि यदि आप हमारे सेशन को इतनी देर तक सुन चुके हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और जो हमारे साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत सारा धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि वो अन्य साथियों से चैनल को साझा करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना एक्सपर्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें।